हेलो स्टूडेंट्स। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैंने आपके लिए दूसरा चैप्टर लिया है आपकी विस्टा बुक से। बट बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सुना है? आई थिंक आप सभी ने सुना होगा और बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी। साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के बारे में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। कुछ का कहना है कि अगर हम लाइट से आगे ट्रैवल कर सकें तो हम डेफिनेटली एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जा सकते हैं। साइंटिस्ट हैव मैनी आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन हम अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, थर्ड लेवल लिखा है जैक फिनी ने, और जैक फिनी एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि अपने साइंस फिक्शन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए वेल नोन है। इनकी मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स में से है द बॉडी स्नैचर, जिसके ऊपर 4 मूवीज़ बन चुकी हैं। और एक सबसे सक्सेसफुल उनकी नॉवेल है टाइम एंड अगेन, जो कि आई थी 1970 में, जहां प्रोटोगोनिस्ट ट्रैवल करता है न्यूयॉर्क सिटी और हिस्ट्री टाइम के बीच में। कुछ इसी से रिलेटेड है हमारे थर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू जैक फिनी? जैक फिनी कहते हैं कि थर्ड लेवल एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज़ को एस्केप करने में ह्यूमन बींग्स की मदद करती है। ओके, सो व्हाट इज़ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल हर ह्यूमन बींग को चाहिए ताकि वो अपने स्ट्रेस और फियर्स से भाग सके। ये बुक एक साइंस फिक्शन है और मिक्सचर ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड मिरेकल्स है। स्टूडेंट्स, शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर जहाँ पर इंसान अपनी लॉजिकल माइंड से थिंक नहीं कर पाता है। ये स्टोरी एक टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है जो कि प्रोटोगनिस्ट ने किया है बिटवीन हिस्ट्री एंड प्रेजेंट टाइम। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला नैरेटर, जिनका नाम चार्ली है, जो 31 ईयर ओल्ड प्रोटोगनिस्ट हैं। उनकी वाइफ लोइजा और उन दोनों के फ्रेंड सैम वीनर। नरेटर जो हैं एक 31 ईयर ओल्ड मैन है जो ज़्यादातर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क को यूज़ करते हैं घर आने जाने के लिए। पर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो ट्रैवल कर लेते हैं हिस्टोरिक टाइम में, जो कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस में है, जो कि 1894 का समय है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के पहले। यहाँ लाइफ बहुत ही पीसफुल और काम थी, इसीलिए वो बार बार इस जगह जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने आपके लिए इसे 3 पार्ट्स में ब्रेकअप किया है ताकि हम 1 बाय 1 हर पार्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। सो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ नरेटर एंड हिज लाइफ। जब स्टोरी शुरू होती है तो नरेटर मिलते हैं अपने साइकाइट्रिस्ट से, जिसको वो इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक थर्ड लेवल देखा है, जबकि वहाँ का सारा स्टाफ ये कह सकता है कि वहाँ सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। इस पर साइकाइट्रिस्ट कहते हैं कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने लाइफ की एंजाइटी, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ से एस्केप करना चाहते हैं। ये एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज की तरह है, जस्ट लाइक अ हॉबी जो हम अपने रूटीन से ब्रेक करने के लिए करते हैं। नरेटर बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर के पास भी एक रेफ्यूज टाइम था जिसे वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने ही उन्हें स्टैम्प कलेक्शन करना सिखाया है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखते थे। और नरेटर के पास 4 ब्लॉक्स ऑफ एवरी यूएस इशू एंड फर्स्ट डे कवर्स हैं उनके कलेक्शन में। ध्यान देना है आपको स्टूडेंट्स कि यूएस इशू क्या होता है। यूएस इशू मींस जो स्टैम्प्स यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ होते हैं, और फर्स्ट डे कवर्स का मतलब होता है जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज़ होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स एक ब्लैंक पेपर एक एनवलप में रख के उस एनवलप में वो टिकट लगाते हैं, स्टैम्प टिकट, और उसको अपने एड्रेस पर मेल कर लेते हैं। जब ये एनवलप पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ जो सील लगती है वो इस डेट को कंफर्म कर देती है कि जिस डेट पर ये स्टैम्प रिलीज़ हुआ था एग्जैक्टली उसी डेट पर स्टैम्प कलेक्टर ने इसे अपने कलेक्शन में रख लिया है। तो फर्स्ट डे कवर्स को याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज़ आगे आएगा। नाउ यहाँ पर नरेटर हमें एक बात और बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर गैल्सबर्ग इलिनॉइस में रहते थे, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है जहाँ बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं
और ऊंची ऊंची ट्रीज़ हैं जो ऊपर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है। आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ ऑल अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द टाइम ट्रैवल। तो समर की एक नाइट को नरेटर ऑफिस में काफ़ी लेट काम करते हैं। इसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो घर के लिए लेट हो रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि सबवे ले लेंगे, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क से वो ट्रेन लेकर के अपने अपार्टमेंट चले जाएंगे। इसके लिए वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो कुछ स्टेप्स नीचे जाते हैं तो वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। इसके बाद कुछ और सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो वो पहुंच जाते हैं सेकेंड लेवल पे, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स निकलती हैं। यहीं से उन्हें एक और रास्ता दिखाई देता है जो एक आर्क्ड डोर होता है। आर्क डोर मीन्स दिस, आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज आर्क डोर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आर्क डोर का मेनली इसे ही आर्क डोर कहते हैं। यहाँ से वो डग्ड मीन्स थोड़ा नीचे झुककर इस रास्ते के अंदर चले जाते हैं। इसे आर्क डोर से उन्हें एक रास्ता अंदर जाते दिखता है, उस रास्ते में वो चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लॉस्ट हो गए। पर लॉस्ट हो जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, बिकॉज वो कई बार लॉस्ट होकर नए नए रास्तों से बाहर आ चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ टाइम वो कहते हैं वो लॉस्ट होते हैं और हर बार वो एक नए रास्ते से बाहर आते हैं। एक बार वो कहते हैं मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला, और कभी वो 46 स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग पे बाहर निकलते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस उन्हें कई बार हो चुके हैं। इसके बाद वो कहते हैं जिस कॉरिडोर से वो ट्रैवल कर रहे थे वो लेफ़्ट की ओर नीचे की तरफ मुड़ता है, और वहाँ वो सिर्फ अपने फुट साउंड सुन पाते हैं क्योंकि वहाँ और कोई नहीं होता उनके सिवा। देयर इज़ नो सिंगल सोल। सिंगल सोल मीन्स वहाँ उनके अलावा और कोई भी पर्सन नहीं है। इसके बाद उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद बाहर एक ओपन स्पेस है। फिर उनकी टनल लेफ़्ट में टर्न हो जाती है और कुछ स्टेयर्स नीचे उतरकर वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है ये थर्ड लेवल है। पहले वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें लगता है ये सेकंड ही लेवल है, बट लेटर ऑन उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये सेकंड लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ के रूम्स सेकंड लेवल से छोटे हैं, टिकट काउंटर्स भी कम और ट्रेन गेट्स भी कम हैं। सेंटर में एक इन्फॉर्मेशन बूथ है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी ओल्ड स्टाइल है। इसके अंदर एक आदमी बैठा है जिसने ग्रीन आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा है। यहाँ की लाइट्स बहुत ही डिम और फ्लिकरिंग हैं क्योंकि वो एक ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। स्टूडेंट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स कुछ इस तरह की दिखती हैं। ठीक है, ये पहले टाइम पर लाइट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। फ्लोर पे ब्रास पिटून्स रखे हुए हैं, पर एक चीज़ जिसने सडनली उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थी एक चमक जो कि आ रही थी एक गोल्ड वॉच से, जो कि एक आदमी ने अपनी वेस्ट पॉकेट में से निकाली थी। स्टूडेंट्स, ये कोई रिस्ट वॉच नहीं है, ये एक पॉकेट वॉच है जो इस तरह दिखती है, और ये गोल्ड की थी इसलिए वो शाइन कर रही थी उस डिम लाइट में भी। इस वॉच को देखने के बाद उनकी नज़र उस आदमी के कपड़ों पर पड़ती है। उसने एक डर्बी हैट पहन रखी है और एक 4 बटन का टाइनी लेबल्स का ब्लैक सूट पहन रखा है। स्टूडेंट, टाइनी लेबल्स मीन्स आजकल के जो कोट्स होते हैं उनके लेबल्स लंबे होते हैं, पर पहले टाइनी लेबल्स के सूट्स चलते थे, यानी छोटे लेबल्स के सूट चला करते थे। और साथ में उनकी जो मुस्टैचेस हैं वो हैंडल बार की तरह हैं। उन्हें सब कुछ 1890s के ज़माने का नज़र आता है। देन उनकी नज़र एक वुमेन पर पड़ती है जो कि ट्रेन गेट की तरफ से आ रही होती है, और उसने एक लेग ऑफ अ मटन स्लीव्स की ड्रेस पहनी होती है। लेग ऑफ अ मटन स्लीव्स की ड्रेस कुछ इस तरह दिखेगी। ये भी पुराने टाइम में ही पहने जाते थे, अब इस तरह के कपड़े नहीं होते। और इस लेडी के पीछे ही ट्रैक्स पर उन्हें एक लोकोमोटिव दिखाई देता है जिसकी जो स्टैक है वो फनल शेप्ड है। देख सकते हैं आप, स्टैक फनल शेप की है। दैट मीन्स ये एक स्टीम इंजन था और इसकी कंपनी थी कोरियर एंड आइव्स। अपने आप को और ज़्यादा श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाते हैं जिसके पास बहुत सारे पेपर्स रखे होते हैं द वर्ल्ड नाम के। द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ।
लेकिन इस न्यूज़पेपर पर जो स्टोरी है, लीड स्टोरी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की होती है। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड यूएस के 2 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं और राइटर ने इस न्यूज़पेपर को पब्लिक लाइब्रेरी में बाद में सर्च भी किया, जहाँ पर उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर डेट 11 जून 1894 लिखी होती है। दैट मीन्स कि वो 1894 ईयर पे पहुँच गया था इन द हिस्ट्री। इसके बाद वो टिकट काउंटर की तरफ टर्न होते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जा सकते हैं अपनी वाइफ को लेकर। तो वो टिकट काउंटर पे 2 टिकट्स मांगते हैं। टिकट्स जो क्लर्क होता है वो उनसे जब टिकट्स देता है तो पैसे मांगता है, और पैसे देने के वक्त जो नरेटर हैं वो प्रेजेंट डे करेंसी निकालते हैं, जिसकी वजह से क्लर्क नाराज़ हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे चीट करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इससे वो डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि 1894 में भी जेल जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से वापस आ जाते हैं और फ़ौरन नेक्स्ट डे अपने बैंक से $300 विड्रॉ करते हैं, ताकि जिससे वो ओल्ड बिल्स यानी ओल्ड करेंसी ख़रीद सकें। $300 के बदले में उन्हें $200 से भी कम ओल्ड स्टाइल बिल्स मिलते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी कम है, लेकिन उन्हें लगता है कि गैल्सबर्ग 1894 में इस करेंसी की वैल्यू इनफ है। यहाँ पर सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। आई होप ये मिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रैवल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे कि अब इसके आगे क्या हुआ। जब वो वापस लौट कर जाते हैं नेक्स्ट डे, तब उन्हें कोई थर्ड लेवल नहीं मिलता। काफ़ी दिन वो परेशान रहते हैं और अपनी वाइफ से भी बताते हैं। उनकी वाइफ उनको कहती है कि आप इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और इसे ढूंढना भी बंद कर दीजिए। तो काफ़ी टाइम के बाद अपनी वाइफ की एडवाइस पे वो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और वापस से टाइम पास करने के लिए अपनी हॉबी में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ये बिलीव करने लगते हैं कि देयर इज़ अ थर्ड लेवल। अब होता यह है कि जो नरेटर का फ्रेंड है सैम वीनर, वो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और किसी को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ गए। लेकिन नरेटर को सस्पेक्ट होता है, यानी उन्हें शक होता है कि शायद वो जानते हैं कि सैम वीनर कहाँ होंगे, क्योंकि वो एक सिटी बॉय है और उन्होंने कई बार उन्हें गैल्सबर्ग के बारे में बताया हुआ है कि जब वो वहाँ स्कूल जाते थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था। सैम हमेशा ही उनसे कहते थे कि उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि वो जगह बहुत अच्छी होगी, इसलिए नरेटर को लगता है कि शायद वो 1894 में गैल्सबर्ग इलिनॉइस चले गए हैं। अब ये बात प्रूफ कैसे होती है? एक दिन राइटर जब अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बिजी होते हैं तो उनका एनकाउंटर एक फर्स्ट डे कवर से होता है, जो उनके हिसाब से उनके पास नहीं होना चाहिए, पर वो सबसे पुराना है और उसे देखकर उन्हें लगता है कि ये उनके ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया होगा और ये तब से उनके कलेक्शन में है। ग्रैंडफादर का घर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस में ही रहते थे। इस लेटर पे डेट डली हुई है 18 जुलाई 1894 और राइटर को नहीं मालूम कि उनके पास कहाँ से आया है। देन अब वो इस यूजुअली फर्स्ट डे कवर को कोई भी ओपन करके नहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर जो पेपर डाला हुआ होता है वो ब्लैंक होता है। लेकिन राइटर क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो उनके कलेक्शन में अभी तक थी नहीं और उन्होंने इसे कभी देखा नहीं था, तो वो इस फर्स्ट डे कवर को ओपन कर लेते हैं। एनवेलप ओपन करने के बाद जो लेटर मिलता है उसके अंदर से, वो उन्हें सरप्राइज़ कर देता है। इस लेटर में लिखा होता है, ये लेटर गैल्सबर्ग को एड्रेस्ड है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, डेट डली हुई है 18 जुलाई 1894 और नाम है चार्ली, यानी इस ईयर में चार्ली को लिख दिया गया है। और इसमें लिखा हुआ है, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, यानी मैं पहले विश कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, यानी अब मुझे लगता है कि तुम ठीक हो गए। चार्ली, ये सच है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ और अभी मैं डेली स्ट्रीट में हूँ। कोई यहाँ पियानो बजा रहा है और कोई यहाँ गाने गा रहा है। सीइंग नेली होम नाम का गाना वहाँ पर गाया जा रहा है और मुझे लेमोनेड पीने के लिए बुलाया। लेमोनेड का मतलब नींबू पानी होता है। और वो कह रहा है कि चार्ली, लोइज़ा को लेकर आ जाओ,
ढूंढते रहो जब तक तुम थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं लेते, और ये फुल पैसा वसूल है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ये बहुत अच्छी जगह है। और इसे साइन किया हुआ है सैम वीनर ने। इस नोट के नीचे साइन है सैम वीनर, जो कि चार्ली के फ्रेंड हैं। अब नरेटर सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि सैम वीनर जो हैं वो हिस्ट्री में जा चुके हैं। इसे कंफर्म करने के लिए नरेटर उसी कॉइन स्टोर पर जाते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी ओल्ड करेंसी चेंज की थी, और वहाँ जाकर वो पता करते हैं कि क्या सैम ने वहाँ से कोई करेंसी एक्सचेंज की है, क्योंकि अगर सैम को इलिनॉइस जाना है, गैल्सबर्ग जाना है, तो उन्हें भी ओल्ड करेंसी लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने डेफिनेटली एक्सचेंज की होगी। तो इन्हें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने $800 की करेंसी एक्सचेंज की है। अब जो नरेटर है वो ये जान जाते हैं कि जो ओल्ड स्टाइल करेंसी वो लेकर गए हैं वो काफ़ी है कि जिससे वो एक हे फीड और ग्रेन्स का बिजनेस गैल्सबर्ग में सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा विश किया था कि वो ये बिज़नेस करना चाहते हैं, और गैल्सबर्ग में ये बिज़नेस इन पैसों में आराम से किया जा सकता है, क्योंकि गैल्सबर्ग में वो अपना पुराना प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकते जो वो यहाँ प्रेजेंट टाइम में करते हैं, दैट्स बीइंग द साइकाइट्रिस्ट। तो स्टूडेंट्स, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड हैं नरेटर के, वो ही एक्चुअली में यहाँ पर सैम वीनर है। सो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है इन द थर्ड लेवल। आई होप ये 3 पार्ट्स मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, और अब मेरे तरीके से आप इस चैप्टर का एक बार रिव्यू कर लीजिए थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ दिस लेसन थर्ड लेवल। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, ट्रेजेडी है, या साइंस फिक्शन है, या फिर फैंटेसी है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि ये एक साइंस फिक्शन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ एंड टाइम्स। इस चैप्टर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंडफादर से ही वो इन्फ्लुएंस थे। ग्रैंडफादर ने उन्हें गैल्सबर्ग के बारे में जो भी बताया था उससे ही वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। सो ऑप्शंस हैं विस्टफुल एस्केपिज्म, आइडियलाइज सेंटिमेंटैलिटी, नॉस्टैल्जिक सिंप्लिसिटी, या ड्रीमी परफेक्शन। तो इसका आंसर है कि उन्हें ग्रैंडफादर का जो विजन था वो था आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटैलिटीज़। वहाँ पर जो लोग थे बहुत सेंटिमेंटल थे, बहुत पीसफुल थे, और एक दूसरे की हेल्प करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। इन द लाइन स्किन मी इम्प्लाइज। स्टूडेंट्स, ये लाइन क्लर्क बोलते हैं नरेटर से जब वो टिकट्स खरीदने के लिए अपनी प्रेजेंट डे करेंसी निकालते हैं। सो यहाँ पर स्किन मी का मतलब है टू पनिश, टू चीट, टू स्लैप, या टू मेक फन ऑफ। तो इसका मतलब है टू चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्ली। आपको चार्ली कैसा पर्सन लगता है? कन्फ्यूज्ड, हैप्पी गो लकी, एस्केपिस्ट, एडवेंचरस, इमेजिनेटिव, नॉस्टैल्जिक, फ्रेंडली, या रिस्पॉन्सिबल। इसका आंसर होगा इमेजिनेटिव एंड नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। रियलिटी इज इंडीड स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, यानी रियलिटी फिक्शन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती, बहुत ज़्यादा अलग होती है। विथ ऑल इट्स वरीज मॉडर्न लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। द पास्ट इज़ अनडाउटली बेटर देन द प्रेजेंट। इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप, यानी इमेजिन करके आप कहीं भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली वॉन्टेड टू ट्रैवल टू गैल्सबर्ग एज इट वॉज नोन फॉर इट्स। जो मैंने आपको बताया था कि गैल्सबर्ग कैसा टाउन है, ह्यूज लॉन्स है, पीसफुल एंड लीजरली लाइफ है, बग स्पेशियस हाउसेज हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट एंड ब्रॉड ट्रीज हैं। इसमें से सबसे करेक्ट आंसर है कि पीसफुल एंड लीजरली लाइफ है। स्टूडेंट्स, हमको ध्यान रखना है कि हमेशा ऑप्शन जो हम चूज़ करें वो सबसे ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। ह्यूज लॉन्स एक ही फैक्टर है, स्पेशियस हाउसेज भी एक ही फैक्टर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पीसफुल एंड लीजरली लाइफ। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो।
और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।